कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख रहे थे और हम लोगों ने एक जिक्र किया था आखिरी में साइनैप्स का। किसका जिक्र किया था? साइनैप्स का। साइनैप्स क्या होता है? दो परस्पर उपस्थित न्यूरॉन के बीच में जो अवकाश होता है उसे हम सामान्यतः साइनैप्स कहते हैं, लेकिन जो असली अवकाश का जो असली नाम है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। अब हमने बोला कि जहां संधि होती है, जहां साइनैप्स होता है, वहां संवेदना का या स्टिमुलस का जो स्थानांतरण है वो एक्सॉन से साइटॉन की तरफ होता है और न्यूरॉन के अंदर साइटॉन से एक्सॉन की तरफ होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो साइनैप्स होते हैं या साइनेप्टिक जंक्शन जो होते हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक संधि कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, दूसरा हम जिसे कहते हैं केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं उसमें एक्सॉन का जो साइनेप्टिक नॉब है और डेंड्राइट बहुत पास पास होते हैं। जो अवकाश है, जो गैप है, उसका व्यास बहुत कम होता है और यहां पर वैद्युत तरंगें जो है, मतलब जो संवेदना है, जो स्टिमुलस है, वो वैद्युत तरंगों के रूप में स्थानांतरित होता है। और अगर वैद्युत तरंगों के रूप में स्थानांतरित होता है तो यहां पर जो स्थानांतरण होगा वो तीव्र होगा। बिजली कैसे जाती है? तीव्र जाती है। स्थानांतरण तीव्र दर से होगा। और ये जो संधि है ये बहुत रेयर, यानी कुछ स्थानों पर ही मानव शरीर में पाई जाती है। अधिकांश स्थानों पर जो है वो है केमिकल साइनैप्स पाया जाता है। केमिकल साइनैप्स मतलब रासायनिक साइनैप्स, जिसमें रसायन का स्थानांतरण होता है और न्यूरॉन से भी जुड़ता है और न्यूरॉन पेशी से भी जुड़ता है। तो हम इसी रासायनिक संधि को हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे एक संरचना इसकी, केमिकल साइनैप्स। कौन सी संरचना देखेंगे? केमिकल साइनैप्स, या इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। केमिकल साइनैप्स या साइनेप्टिक जंक्शन। ये लाइट वाइट किसने बंद करी भाई? पीछे लाइट गई? नहीं, देखो किसी ने पीछे से बंद कर दिया होगा। अनिल जी, लाइट गई क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जो यहां डायग्राम बना है इसमें हमें कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। जैसे एक्सॉन के अंतिम छोर पर एक फूला हुआ भाग उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब या बटन। कहते हैं साइनेप्टिक नॉब या बटन। अब यहां देखो, एक न्यूरॉन का ये अंतिम भाग और दूसरे न्यूरॉन का ये शुरुआती भाग। इसको हम मान लो बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स।
और इधर होगी साइटोन सेल बॉडी। तो दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती भाग, और इन दोनों के बीच में गैप है। दोनों के बीच में क्या है? अवकाश। इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब बोल सकते हो खांच। क्लेफ्ट का मतलब क्या है? खांच। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब की ये आपको परत दिख रही है, जो किसकी तरफ है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ ये परत दिख रही है। इस परत को कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? यानी साइनेप्स से पहले की परत, इसलिए नाम पड़ा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी साइनेप्स से पहले की परत, यानी क्लेफ्ट से पहले की परत। और डेंड्राइट की भी ये परत आपको दिख रही होगी, इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद रखना ये सब नाम, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो 3 संरचनाएं हमें दिख रही हैं, और इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर कहा जाता है साइनेप्स। तीनों संरचनाओं को मिलाकर क्या कहा जाता है? साइनेप्स। तो साइनेप्स केवल अवकाश को नहीं बोलते, अवकाश के साथ ऊपर वाली जो परत है उसको भी जोड़ दो, नीचे वाली जो परत है उसको भी जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा? साइनेप्स। आई बात समझ? और साइनेप्स के कारण जो संधि बनती है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। इधर ये ऊपर जो है एक्सॉन वाला भाग है। कौन सा भाग है? एक्सॉन। और ये मान लो माइलिन परत है। ये क्या है? माइलिन परत। अब जो साइनेप्टिक नॉब होता है, जिसको हम लोग बटन भी बोल रहे थे, साइनेप्टिक नॉब, उसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं। और इन रिक्तिकाओं के अंदर रसायन भरे होते हैं। छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और रिक्तिकाओं के अंदर क्या भरे होते हैं? रसायन। इन रिक्तिकाओं को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स या साइनेप्टिक रिक्तिका, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है। और इनके अंदर जो रसायन भरे हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का हम नाम बता दें, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन। ठीक है। ये कुछ अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो शरीर में न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के अंदर साइनेप्टिक रिक्तिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे होली वाले गुब्बारे होते हैं ना, रंग वाले गुब्बारे, गुब्बारे के अंदर क्या भरा है? रंग भरा हुआ। किसी को गुब्बारा मार दो तो क्या होगा? वो फूटेगा ना। वैसे ही ये हैं गुब्बारे, और इनके अंदर भरा है रसायन। कौन सा रसायन? न्यूरोट्रांसमीटर। और जो डेंड्राइट की परत है, कौन सी परत? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं रिसेप्टर्स, ग्राही उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। यहां उपस्थित होते हैं रिसेप्टर्स या ग्राही। ठीक है। अब समझना है, बहुत सरल बात है बेटा, है ना। हमने पिछली क्लास में ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, अति ध्रुवीकरण नामक 4 भयानक घटनाएं पढ़ी थी कि नहीं? और भयानक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अभी तक याद हुई नहीं होगी। हो गई है? मैं पूरी की बात कर रहा हूं, आधी अधूरी बात नहीं। पूरी याद हो गई है? किसको याद है? जरा हाथ ऊपर करो बस। याद किया था, भूल गए? चलो, मानव लक्षण है। याद किया था, भूल गए, ये तो मानव लक्षण है। भूले नहीं हो, ये तो दैविक लक्षण हो गया भाई।
नवरात्रि आने वाली है, देखना बेटा, है ना, पूजा पाठ में तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई चीज याद करो और भूल जाए, ये तो मानव लक्षण है। याद करो और याद रह जाए, दैविक लक्षण है। तुम लोग मानव हो कि देव? देवी देवता नहीं ना हो, है? देवी देवता हो कि कल के दिन मेरा नाम विश्वामित्र की तरह आ जाए, है? विश्वामित्र ही थे ना गुरु भगवान के, तुम देव हो तो हम। देखो क्या होता है ना कि जो पद होते हैं उसमें तुम लोग बनने वाले हो डॉक्टर। क्या बनने वाले हो? डॉक्टर। और डॉक्टर का जो पद होता है वो भगवान के बराबर होता है, देव के बराबर होता है। तो अब तुम बराबर हो, अगर मान लो अगर तुम डॉक्टर बनोगे, और तो तुम्हारा जो स्तर होगा वो किसके बराबर होता है ना? डॉक्टर भगवान समान होता है। तो तुम्हारा स्तर किसके बराबर पहुंचेगा? रहोगे तो थोड़ा सा उनसे नीचे ना। हम एक लेवल ऊपर बैठे हैं। डॉक्टर, भगवान, फिर गुरु। गुरु का लेवल होता है ना, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, पढ़ा है ना? तो हमने अपना टॉप फ्लोर हमने अपना बुक कर रखा है, और तुम अभी तीसरे फ्लोर पे आने का संघर्ष कर रहे हो। पहले इंसान बनो, फिर डॉक्टर बनो, देव बनोगे सीधे। अरे बाप रे बाप। आजकल बाबा बनना ज्यादा आसान है भाई। बड़ा प्रॉमिसिंग करियर मैं भी सोच रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना इसको। मैं भी सोच रहा हूं श्री कुछ बन जाऊं, है ना। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। करना क्या है उसमें? कुछ करना है क्या? 2-4 उल्टे सीधे बयान दे दो, घर पे 2-4 FIR के कागज आ जाए, 10-20 न्यूज मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगे, है ना। 100-50 तुम्हारे अनुयायी हो, बाबा जी की जय हो, है ना। इससे आसान कुछ है क्या? और भाई कमाई पे टैक्स भी नहीं लगता। कमाई पे टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता। और जहां चले जाओ नेता अधिकारी सब ऐसे खड़े रहते हैं भाई, है ना। अभी देखो, मैं बाबा लोगों के विरोध में नहीं हूं, मैं बाबा लोगों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं उसको एक बेहतरीन करियर ऑप्शन की तरह देख रहा हूं। क्या कठिनाई है भाई? बन जाते हैं भाई। तुम्हारे भरोसे बनूंगा भाई। शुरुआत में तुम ही लोग रहोगे, है ना। बोलो डील। हाँ देखो, अब मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं तुम लोगों से। अगर एक कैमरा बंद करो, है ना। एक प्रॉमिस मैं करूंगा भैया, सुन लो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो करना है, करना है ना। MBBS से ज्यादा कमाओगे बेटा, केवल यही करते रहो, बाबा जी की जय हो। मैं लिटरली बता रहा हूं, MBBS से ज्यादा कमा लो। MBBS की कमाई तुम्हारी कमाई के आगे कुछ नहीं लगेगी। किताब उताब बंद करो, जाओ घर। कल से यहीं अपन जो है टेंट लगा के बैठते हैं, पर्चा निकालते हैं अपन भी। है पर्चा निकालें क्या? इसलिए कह रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड था, है अभी भी फ्रेंड है, 2 हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, 2 हैं। और तुम सुनोगे तो मैं पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। एक तो IITN है, वो फिजिक्स का टीचर था। IITN फिजिक्स का टीचर कोविड में बाबा बन गया भाई। अभी देखा तो कहीं अपना आसन दरबार लगा के प्रवचन दे रहा था। हमने कहा यार नहीं फिजिक्स नहीं पढ़ा। फिजिक्स पढ़ाना, अरे भाई आज के जमाने में पढ़ाना सबसे निकृष्ट कार्य है।
आज के समय पढ़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अरे समाज जब ऐसा हो जाए कि पढ़ने के लिए लोग तैयार ही नहीं, तुम किसको पढ़ाओगे? तो ये सबसे खराब काम है, पढ़ाना। क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या जो है ना, दिन प्रतिदिन घटती जा रही। सहनशीलता लोगों के अंदर है नहीं, सुनना है नहीं किसी की, तो पढ़ने की क्षमता क्या होती जा रही है? और ये सोच समझ कर किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ लिख लोगे ना तो ये चलाने लगोगे। तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूं, हाँ, नाम अपन तुम लोग विचार करके बता देना। कौन से वाले? कौन से वाले बाबा? हाँ, अरे बता तो। अरे देखो चुप, अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, क्या नाम सोच रहे? पंखे वाले बाबा। अरे किसी का कॉपी नहीं करना है। हाँ, कौन सा वाले? हाँ यार, ये अब नीट का अगर लोगों ने अर्थ अलग समझ लिया तो बोले नीट वाले बाबा हैं ये, है ना, मिलावट नहीं करते हैं, ऐसा क्या? चलो आगे बढ़ते। एक की तो बताई, दूसरी की भी रह गई है। दूसरा जो एक कैंडिडेट जो बता रहा हूं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, डॉक्टर था यहीं भोपाल में, सरकारी डॉक्टर था, छोड़ के अपने घर पे मंदिर बना के वहीं बाबा बन गया है। भाई साहब, इसकी भैंस की आंख मजे ही मजे हैं। तो मैं ये लिटरली बता रहा हूं, दो तो मेरे संपर्की में बता रहा हूं, तीसरा एक और है, लेकिन वो अभी प्रोसेस में है। वो भी घर छोड़, वो भी डेंटिस्ट्री कर चुका है, बीडीएस कर चुका है, और बीडीएस करने से पहले ही वो बाबा बन गया था। 8, 9, 10th में ही वो घर से भाग के वृंदावन और वहां चला गया था। तो अभी फिर जब डॉक्टरी कंप्लीट करी फिर चला गया, वहीं रहता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्या बुराई कोई ना? मैं कब बन रहा हूं? आज की रिकॉर्डिंग बंद कर बे। आज की रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जानी चाहिए, आज पर्सनल बातें हुई हैं, ऐसा क्या? चलो अब यहां, अरे बना लिया तुम लोगों ने कि बातें सुन रहे थे? किसने किसने नहीं बनाया, जरा हाथ ऊपर करो। भगाऊंगा यहां से, बातें सुन रहा है बैठ के। देखो यहां पे ध्यान से, ये है साइनेप्टिक नॉब, ये है साइटोन का डेंड्राइट, और डेंड्राइट पर उपस्थित क्या है? रिसेप्टर। अब जब एक्सॉन से संवेदना आती है, स्टिमुलस आता है कि नहीं? कल पढ़ा था ना अपन ने, एक्सॉन, साइटोन से एक्सॉन की तरफ जब स्टिमुलस आता है, तो उस स्टिमुलस की वजह से कैल्शियम आयन का बहाव पाया जाता है। किसका बहाव? कैल्शियम आयन का बहाव। किसका बहाव पाया जाता है? कैल्शियम आयन का बहाव। किसका बहाव? कैल्शियम आयन का बहाव। किसकी वजह से? जो उद्दीपन आया है, उस उद्दीपन की वजह से कैल्शियम आयन का बहाव पाया जाता है। अब ये जो बहाव है कैल्शियम आयन का, तो ये बहाव आता है किसकी तरफ? साइनेप्टिक नॉब की तरफ, और साइनेप्टिक नॉब में पाए जाते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं, जो गुब्बारे हैं, ये कैल्शियम से दूर भागते हैं। बेटा पहले समझ ले फिर लिखना। जीवन में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पहले पढ़ा फिर लिखा। लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पहले पढ़ लो फिर लिख लेना, है ना? तो ये जो साइनेप्टिक नॉब होते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये कैल्शियम से रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब उससे दूर भागते हैं। तो जब कैल्शियम इनकी तरफ आता है तो ये भागते हैं किसकी तरफ?
प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। किधर भागते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाके जुड़ते हैं और वहीं उसी से जुड़कर फूट जाते हैं। तो ये जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं और उनसे जुड़कर फूट जाते हैं। और इनके अंदर जो रसायन है, जुड़ने के बाद फूटेंगे तो ये रसायन निकल के कहां आ जाते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये रसायन न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहां तक पहुंचते हैं? रिसेप्टर तक, क्योंकि इन्हीं के लिए ये क्या उपस्थित है? रिसेप्टर। और जैसे ही रिसेप्टर तक पहुंचते हैं तो रिसेप्टर उत्तेजित होता है और उत्तेजित होने की वजह से आगे जो है संवेदना को स्थानांतरित करता है और आगे यानी अगले न्यूरॉन में विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण, अति ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। तो यहां पर जो स्थानांतरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ? रसायन की वजह से। और इसीलिए इसे बोलते हैं केमिकल साइनैप्स। वो रसायन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन। जब भी किसी को सुन्न किया जाता है, सुना है ना, सुन्न करते हैं ऑपरेट करने से पहले, जिसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया जब करते हैं तो इसी मार्ग को ब्लॉक कर देते हैं, इसी रास्ते को अवरोधित कर देते हैं। अवरोधित करते हैं कि यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर है इधर ना पहुंच पाए, तो दर्द की संवेदना जो है आगे ना पहुंच पाए। यानी शरीर में जहां पर चोट लगी है, सर्जरी हुई है, वहां दर्द तो होगा लेकिन वो दर्द महसूस नहीं होगा। दिक्कत दर्द से है या उसके महसूस होने से? है ना, दर्द होता कहीं और है, महसूस कहीं और होता है ना। तो दर्द होने से दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? महसूस हुआ है। तब कैसे पता है? कभी गई है कोई? तो दर्द होने से दिक्कत होता है या महसूस होने से? महसूस होने से। आई बात समझ में? भाई घुटने में दर्द होता रहे, अगर महसूस नहीं हो रहा है तो अपने को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जो एनेस्थीसिया होता है, जो पेन किलर होते हैं, वो किसको ब्लॉक कर देते हैं? रिसेप्टर्स को, जिससे आगे संवेदना स्थानांतरित नहीं हो पाती। बनाएंगे इसको, लिखेंगे। चलिए, बन गया। लिखो कि दो परस्पर उपस्थित न्यूरॉन, दो परस्पर उपस्थित न्यूरॉन के बीच का अवकाश साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। दो परस्पर उपस्थित न्यूरॉन के बीच का अवकाश साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है।
दो परस्पर उपस्थित न्यूरॉन के बीच का अवकाश साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। अगला पॉइंट, साइनेप्टिक नॉब की परत, साइनेप्टिक नॉब की परत जो, साइनेप्टिक नॉब की परत जो अवकाश की तरफ होती है, साइनेप्टिक नॉब की परत जो अवकाश की तरफ होती है, साइनेप्टिक नॉब की परत जो अवकाश की तरफ होती है उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगला पॉइंट, अगले न्यूरॉन की परत को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगले न्यूरॉन की परत को, अगले न्यूरॉन की परत को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर बनने वाली संरचना को साइनैप्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर बनने वाली संरचना को साइनैप्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर बनने वाली संरचना को साइनैप्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर बनने वाली संरचना को साइनैप्स कहते हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, साइनेप्टिक नॉब के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर रसायन से भरी हुई थैलियां, साइनेप्टिक नॉब के अंदर रसायन से भरी हुई थैलियां, साइनेप्टिक नॉब के अंदर रसायन से भरी हुई थैलियां उपस्थित होती हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल, उपस्थित होती हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। रसायन से भरी हुई थैलियां उपस्थित होती हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, तथा इनके अंदर उपस्थित रसायन, तथा इनके अंदर उपस्थित रसायन, तथा इनके अंदर उपस्थित रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इनके अंदर उपस्थित रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जो कई प्रकार के पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है जो कई प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात सुननी है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, देखो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? रिसेप्टर। अगले पॉइंट में स्टार लगा के लिखो, एक्सॉन से वैद्युत तरंग के रूप में, एक्सॉन से वैद्युत तरंग के रूप में, एक्सॉन से वैद्युत तरंग के रूप में संवेदना प्राप्त होने पर, एक्सॉन से वैद्युत तरंग के रूप में संवेदना प्राप्त होने पर, वैद्युत तरंग के रूप में संवेदना प्राप्त होने पर कैल्शियम आयन का बहाव,
प्राप्त होने पर कैल्शियम आयन का बहाव साइनेप्टिक नॉब की तरफ होता है। कैल्शियम आयन का बहाव साइनेप्टिक नॉब की तरफ होता है। अगला पॉइंट, कैल्शियम के बहाव से अंदर उपस्थित रिक्तिकाएं कैल्शियम के बहाव से अंदर उपस्थित रिक्तिकाएं कैल्शियम से दूर भागती हैं। कैल्शियम के बहाव से अंदर उपस्थित रिक्तिकाएं कैल्शियम से दूर भागती हैं। अंदर उपस्थित रिक्तिकाएं कैल्शियम से दूर भागती हैं तथा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम से दूर भागती हैं तथा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर जुड़ जाती हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर जुड़ जाती हैं और अंदर उपस्थित रसायन को अवकाश में प्रवाहित कर देती हैं। अगला पॉइंट, ये रसायन अवकाश को पार करके रिसेप्टर तक पहुंचता है। जिससे कहां तक पहुंचता है? रिसेप्टर तक पहुंचता है, जिससे संवेदना अगले न्यूरॉन में स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, ये मांसपेशियों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और मांसपेशियों में जब ये जाता है तभी मांसपेशियों में संकुचन जो है वो शुरू होता है। तो ये पॉइंट एक बना के लिख लो कि एसिटाइलकोलिन मांसपेशियों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। और पेशी संकुचन को प्रारंभ करता है। एक और बात, ये परा अनुकंपी तंत्रिकाओं में भी स्त्रवित होता है। लिख लो, ये परा अनुकंपी तंत्रिकाओं में भी स्त्रवित होता है। परानुकंपी कौन होती हैं? जो शारीरिक क्रियाओं की दर को कम करती हैं। तो जहां कम करने का काम है वहां क्या स्त्रवित होगा? एसिटाइलकोलिन। जहां बढ़ाने का काम है वहां स्त्रवित होगा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अगला पॉइंट में लिख लो, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अगला पॉइंट, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन अनुकंपी तंत्रिकाओं में
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन अनुकंपी तंत्रिकाओं में कार्य करते हैं, अनुकंपी तंत्रिकाओं में कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण आता है डोपामिन का, भी लिख लो, डोपामिन। डोपामिन मस्तिष्क की न्यूरॉन्स में, डोपामिन मस्तिष्क के न्यूरॉन में स्रावित होता है। डोपामिन मस्तिष्क के न्यूरॉन में स्रावित होता है, स्रावित होता है। अब ध्यान से सुनना, जो डोपामिन है ये हमारे शरीर में जब स्रावित होता है तो हैप्पीनेस को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? हैप्पीनेस, यानी अच्छा अच्छा फील होता है, उत्साह को बढ़ाता है। और अगर इसका स्राव कम हुआ तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। तो जो मानसिक स्थिति है वो किसके स्राव से प्रभावित होती है? डोपामिन। इसी की वजह से मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग सुना है? मूड स्विंग, ध्यान से सुनो। ऐसे बैठे हैं शाम को, सामान्यतः 7 से 8 के बीच में, उसी समय ज्यादा मूड स्विंग होता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्यों उस समय ज्यादा स्विंग होता है मूड? बता रहा हूं उसका भी कारण। देखो, तुम लोग लगभग 3:30 बजे यहां से छूटते हो, घर पहुंचते पहुंचते 4-5 बज जाते हैं, पहुंचते हो, थोड़ा खा पी के सो जाते हो, उठते होगे 6, 6:15, 6:30 बजे, उठे, चाय वाय पी लिए, या अभी उठ गए हो, रात का खाना भी बनने में टाइम है। तो ये जो 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, इसमें खुराफात जागती दिमाग में, है ना? अरे यार सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। अरे यार बताओ, हमारा नहीं होगा, और लगे रोने। अब इस समय क्या हुआ है? डोपामिन का स्तर कम हो गया, और फिर एक थॉट आया दिमाग में, थॉट, सिलेक्शन तो यार पढ़ने से होता है, जितने लोग पढ़े हैं वही तो सिलेक्ट हुए हैं, बिना पढ़े तो सिलेक्ट होंगे नहीं। और हम तो अपने गांव के पहले हैं ना, जो 12वीं पहली साल में फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, तो टैलेंटेड तो हैं हम। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? अब क्या हो गया? अब मन में एक उत्साह उत्पन्न हुआ, क्योंकि डोपामिन का स्तर, तो ये होता है मूड स्विंग। और कौन कंट्रोल करता है उसको? तो लिख लो, ये भावनाओं के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ये भावनाओं के परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ब्रैकेट में लिखना मूड स्विंग। ये भावनाओं के परिवर्तन को नियंत्रित करता है, डोपामिन, मूड स्विंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, तंत्रिका तंत्र। या लिखो मानव तंत्रिका तंत्र। क्या लिखोगे? मानव तंत्रिका तंत्र। और इधर बोर्ड पे अगले 10 मिनट के लिए ध्यान देना, मैं आगे का पूरा चैप्टर यहां बनाने वाला हूं, पूरा चैप्टर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे, फिर एक एक के बारे में 2-2, 4-4 लाइन बस बचेगी। यही अपना ये चैप्टर है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमें नर्वस कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है।
अवसाद होता है कि नहीं? होता है कभी डिप्रेशन जैसा, स्ट्रेस? मुझको एक किस्सा याद आता है, 2015-16 की बात है। मैं उस समय जयपुर में था। तो एक छोटा बच्चा था, वो 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, और वो चक्री आती ना घुमाने वाली, क्या बोलते हैं उसको, स्पिनर, पूरा नाम है फिडजेट स्पिनर। तो वो नया नया ट्रेंड में आया था उस समय, तो वो घुमा रहा था। मुझको नहीं मालूम था कि ये क्या है, मुझको लगा कोई मशीन है, कुछ इससे होता होगा भाई। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, 6वीं 7वीं का लड़का था, मैंने उसको पूछा ये क्या है? बोला सर ये फिडजेट स्पिनर है, जैसे घुमा रहा था। मैंने बोला इससे क्या होता है? बोला सर इससे स्ट्रेस कम होता है। 6वीं या 7वीं क्लास का था। बोला सर इससे स्ट्रेस कम होता। हमने कहा तेरी कौन सी लुगाई भाग गई वे, तुझे स्ट्रेस हो रहा है? स्ट्रेस कम होता है, बताओ। आजकल के बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। आजकल बच्चे बोल भी देते हैं माता पिता से, मम्मी हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पापा हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हमारे यहाँ हम आज भी नहीं बोल सकते अपने माता पिता से कि हमको, और ना वो पूछते हैं। तो कभी ऐसे बैठे ना शांत, एक काम करो, खाली बैठो ना, चलो वो जरा गेहूं रखा है, वो चलो पिसवा के आते हैं। मतलब अगर कोई ऐसे बैठा है तो समझ लें खाली बैठा है। बोले स्ट्रेस लेने का टाइम ही मत दो। तो चलो गेहूं की बोरी है उठाओ। हमने बोला अरे हो जाएगा। नहीं नहीं, हो कैसे जाएगा, गेहूं अपने से जाएगा, उठो चलो। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी गाड़ी से रख के लेके जाऊंगा, जाते वक्त मैं नहीं ना ना, हम चल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमको आज तक भरोसा नहीं हुआ ना है, तुम ना कर पाओगे, चलो उठो। और मुझको अभी 2 दिन पहले उठाया, गए, बोल रहे हैं कि अब गाड़ी में मैंने रखा। बोले ये पुष्पक विमान कहाँ लेके जा रहे हो? पुष्पक विमान। बोले ये हवाई जहाज कहाँ ले जा रहे हो? साइकिल है, साइकिल पे रखो और ऐसे लेके जाओ, क्योंकि साइकिल पे रखोगे तो वो रेसर वाली साइकिल है ना, उसमें कैरियर होता नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी साइकिल पे ना आटे की बोरी रखी है। 19,000 की साइकिल है वो, फायरफॉक्स, आटे की बोरी और गेहूं की बोरी। मैं पिसवाने ले गया, आते आते मेरा सब स्ट्रेस दूर हो गया था। तो हम लोग तो आज तक अपने पिता से नहीं बोल पाए स्ट्रेस हो रहा है। हम तो सोचते हैं कि अगर हम कभी बोल दिए उनको कि स्ट्रेस हो रहा, उठाएंगे बांस 10 बांस, बोलेंगे बताओ स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है कि दर्द ज्यादा हो रहा है? और तब भी अगर बोल दिया स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है ना, तो वो दर्द के स्तर को बढ़ा देंगे। और दर्द से दिक्कत नहीं होती, किससे दिक्कत होती है? महसूस होने से। चलो इतने तो समझदार हो गए तुम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास में बैठोगे ना तो 1 घंटे बैठोगे तो 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। हम लोग बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, वो तंत्र जो हमारे शरीर में न्यूरल नियंत्रण और समन्वय के लिए कार्य करता है। अब नर्वस सिस्टम जो है, ये हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पेरिफेरल यानी परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर के केंद्र पर स्थित होता है, या पूरे तंत्रिका तंत्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्य जो भाग है, उसे बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसके दो भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? दो। एक होता है घुटना और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब एक होता है मस्तिष्क और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इधर तो तुम्हारे कुछ है नहीं, है क्या कुछ? मस्तिष्क है, मान लेते हैं, चलो मस्तिष्क है, और मेरुदंड या जिसे मेरु रज्जु भी कहते हैं। याद रखना, कशेरुक दंड अलग होता है, मेरुदंड अलग होता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुदंड। मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड, इसी को रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी नहीं, क्या बोलते हैं? रीढ़। तो जो रीढ़ है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड है, जो मेरुरज्जु है, ये सब एक ही है। और ये क्या है? मस्तिष्क। कहां होता है? कपाल में। क्या भरा है उसमें? क्या भरा है? विकास आया है कि नहीं आया है? ये पिछले साल की, उससे पिछले साल, दो साल पहले पूछा क्या भरा है, बोला गोबर। और इसको मैं भूल नहीं पाया हूं तब से। अभी कुछ निकला कि अभी भी भरा है? चलो आगे देखते हैं। फिर आते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र का मतलब पीएनएस। पीएनएस का मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न हुआ है लेकिन शरीर के बाहरी भाग में फैला है, शरीर के परिधि भाग में फैला है, उसे बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। ये बना होता है तंत्रिकाओं से। किससे बना होता है? तंत्रिकाओं से। तंत्रिकाएं जिन्हें नर्व्स कहते हैं, तंत्रिकाओं से बना होता है। तंत्रिकाओं को हम क्या बोलते हैं? नर्व्स। तंत्रिकाएं क्या होती हैं? न्यूरॉन पढ़ा था। न्यूरॉन का एक समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, उसे बोलते हैं तंत्रिका। एक तंत्रिका में कई न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन का समूह जो एक साथ मिलकर कार्य करता है, उसे बोलते हैं नर्व या तंत्रिका। अब आते हैं ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। एक हो गया अग्रभाग, एक हो गया मध्य भाग, और एक हो गया पश्च भाग। जो अग्रभाग होता है, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं उसे, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और दूसरा हम जिसे कहते हैं डायनसिफलॉन। डायनसिफलॉन है। क्या बोलते हैं? डायनसिफलॉन। तो सेरिब्रम और डायनसिफलॉन। मैं पूरे चैप्टर को आज इसी फ्लोचार्ट पे समेटूंगा। फिर हमको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कहां होता है, क्योंकि सब यहीं दिखेगा। ठीक है। अब सेरिब्रम के अंदर हमें मुख्यतः 3 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग? एक होता है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया या समन्वय भाग, क्या बोलते हैं इसे? समन्वय भाग। दूसरा होता है इसमें सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया या संवेदी भाग। और तीसरा होता है मोटर एरिया। मोटर एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेरक भाग। तो 3 भाग हो गए, एसोसिएशन एरिया, संवेदी एरिया और प्रेरक एरिया यानी मोटर भाग। डायनसिफलॉन में 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2। डायनसिफलॉन में 2 भाग हैं। एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस।
थैलेमस। पश्च भाग की बात करें तो इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगेटा। हम कितने किसके भाग होते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद जो एक चीज बचेगी बस इनका कार्य जानना। कार्य हम लोग एक एक लाइन बनाकर लिखेंगे। तो पहले पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट देखते हैं। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। मध्य भाग बच गया है। मध्य भाग में पाए जाते हैं 4 ऑप्टिक लोब। कितने? 4 ऑप्टिक लोब। ये हो गया। फिर आते हैं तंत्रिकाओं पे। ये मस्तिष्क का भाग हो गया। बस बहुत ज्यादा थोड़ी डिटेलिंग है, तो जब एक को देखेंगे, जैसे मान लो थैलेमस को देखेंगे, तो उससे संबंधित जो पॉइंट है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये वो भाग है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई अलग सा विशेष भाग होता नहीं है, जो होता है वो हम लोग डायग्राम में देखेंगे। जो पीएनएस है, परिधि तंत्रिका तंत्र, ये बना होता है नर्व्स का, तंत्रिकाओं का। और तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र कहां से उत्पन्न होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसमें पाई जाती हैं नर्व, जो कहां से उत्पन्न होती हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो ब्रेन से उत्पन्न होती हैं उन्हें बोलते हैं कपाली तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न होती हैं उन्हें बोलते हैं रज्जुकी तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व। तो नर्व 2 तरह की हो गई। एक हो गई क्रेनियल नर्व या कपाली तंत्रिकाएं। कितनी होती हैं? 12 जोड़े। कितनी होती हैं? 12 जोड़े। कौन कौन सी होती हैं भाई? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। कितनी हो गई? 12। ठीक, बस यही याद करना, ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्रेनियल नर्व हो गई 12। ये 12 दाईं तरफ होती हैं, 12 बाईं तरफ होती हैं। कहां से उत्पन्न होती हैं? मस्तिष्क से। दूसरी होती है स्पाइनल। स्पाइनल नर्व होती हैं 31 जोड़े। कितनी होती हैं? 31 जोड़े। और इनका नाम है, बाद में बताऊंगा। तो ये ज्यादा आसान है याद करना, क्योंकि ये समूह में है, तो समूह का नाम याद करना है। 5 समूह में पाई जाती हैं। कितने समूह? 5 समूह। कौन कौन से 5 समूह? एक है सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी होती हैं? 8। सर्वाइकल कशेरुका 7 होती हैं, सर्वाइकल तंत्रिका 8 होती हैं। दूसरा आता है थोरैसिक या वक्षीय। वक्षीय, वहां कितनी थी कशेरुका? 12। तंत्रिका कितनी होगी? 12, 13। फिर आता है लंबर। लंबर कशेरुका कितनी पड़ी थी? और तंत्रिका कितनी होगी? 5। ठीक है। फिर आता है सैक्रल। सैक्रल कशेरुका कितनी पड़ी थी? सैक्रल तंत्रिका कितनी होती है? 5। और फिर कॉक्सियल। कॉक्सियल है 1। वहां भी 1 था, यहां भी 1 है। तो कशेरुका की संख्या और तंत्रिका की संख्या अलग अलग है। ठीक है। अब एक बात ये हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य। अब कार्य के आधार पर अगर हम बोलें तो ये 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3। एक प्रकार है सेंसरी।
सेंसरी या संवेदी। संवेदी कौन होता है? जो संवेदना को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? संवेदना को ग्रहण करता है। और संवेदना को कहां स्थानांतरित करता है? रिसेप्टर से। संवेदना को कहां ले जाता है? रिसेप्टर से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सुनो ध्यान से। कभी हाथ गरम तवे पे पड़ जाए, कहां पड़ जाए? गरम तवे पे। और हाथ अगर गरम तवे पे पड़ गया तो महसूस होगा कुछ? तो जिस रास्ते से वो संवेदना गई है, जिससे महसूस हुआ है, वो रास्ता क्या कहलाएगा? तो दुख दर्द से, मतलब परेशानी दर्द से है या महसूस होने से? याद रखना। तो जिस रास्ते से वो संवेदना गई है वो रास्ता क्या कहलाएगा? तो संवेदना कहां से कहां गई है? रिसेप्टर से, क्योंकि ग्रहण किया किसने? रिसेप्टर ने। हाथ में कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो ग्राही कोशिकाएं हैं, वो संवेदना को ग्रहण करेंगी और भेजेंगी कहां? तो जिस रास्ते से संवेदना जाएगी सीएनएस में, वो रास्ता क्या है? संवेदी या सेंसरी। दूसरा आता है मोटर। मोटर या इसे बोलते हैं प्रेरक। ये उल्टा जाएगा, ये प्रतिक्रिया लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कहां से कहां लेकर जाएगा? सीएनएस से प्रभावी अंग तक। प्रतिक्रिया कहां ले जाएगा? सीएनएस से प्रभावी अंग तक। और प्रभावी अंग कौन होता है? मांसपेशियां। शरीर में प्रभावी अंग कौन है? मांसपेशियां। तो जो संवेदना लाए वो संवेदी या सेंसरी, जो प्रतिक्रिया ले जाए वो मोटर। आई बात समझ में? जो संवेदना लाए वो संवेदी या सेंसरी, और जो प्रतिक्रिया ले जाए वो प्रेरक, मोटर। और जो दोनों काम करता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड या मिश्रित। जो संवेदी भी है और मोटर भी है। जैसे हम इसमें सुनते हैं क्रेनियल तंत्रिका में एक तंत्रिका है ऑप्टिक तंत्रिका, जो आंख को सप्लाई करती है। आंख का काम क्या है? देखना। आंख का काम क्या है? तो ये केवल संवेदना ग्रहण कर सकती है, इसको निकाल के किसी को मार नहीं सकते। तो जो एक कहा जाता ना आंख मारना, ये वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। वैज्ञानिक रूप से संभव क्या? तो ये केवल संवेदी है। ये केवल क्या है? संवेदी। जिस रास्ते से प्रतिक्रिया जाए वो रास्ता क्या है? मोटर। और कुछ ऐसे भी हैं जो संवेदी भी हैं और मोटर भी हैं। जैसे हमारी जीभ को जो सप्लाई करती, जीभ को स्वाद लेने का भी काम करता है, बोलने में भी सहायता करता है, भोजन को निगलने में भी सहायता करता है, यानी वो प्रतिक्रिया भी कर रहा है। तो वो दोनों कार्य कर रहा है, संवेदी भी और मोटर भी। अब जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, तो हम इसको एस बोल रहे हैं, इसको एम बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। बी का मतलब बोथ। एस मतलब संवेदी, एम मतलब मोटर, बी मतलब बोथ, जिसमें संवेदी भी हो और मोटर भी हो। जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं कितनी हैं? 12 जोड़े। कितनी हैं? 12 जोड़े। इनका नाम और नंबर हमको नहीं जानना है, हमसे नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं, बस मालूम होना चाहिए कितनी हैं? 12 जोड़े। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं बता दूं कि पहली, दूसरी और 8वीं, पहला यानी पहली कपाली तंत्रिका, दूसरी कपाली तंत्रिका और 8वीं कपाली तंत्रिका, ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों क्या होती हैं? संवेदी।
5, 7, 9, 10, ये चारों क्या हैं? ये चारों क्या हैं? और बाकी जो बची वो क्या है? याद रहेगा? ये ज्यादा हो गया कि अगर आपसे पूछे, हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता दूं। पहला, दूसरा और आठवां संवेदी, 5, 7, 9, 10, ये संख्या है, उनकी संख्या क्रमांक है। और बाकी जो बची वो स्पाइनल नर्व की बात करें अगर हम, तो ये क्या होती हैं? सभी मिश्रित होती हैं, यानी इनमें संवेदी भाग भी उपस्थित है और मोटर भाग भी उपस्थित है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि जो मोटर तंत्रिकाएं हैं, कौन सी तंत्रिकाएं? मोटर तंत्रिकाएं। ये मोटर तंत्रिकाएं दो प्रकार की हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। जो ऐच्छिक हैं वो इच्छानुसार काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री। जो अनैच्छिक हैं इन्हें कहते हैं इनवॉलेंट्री। इन्हें क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। जो इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक मोटर तंत्रिकाएं होती हैं, जितनी भी शरीर में हैं, अनैच्छिक मोटर तंत्रिकाएं जितनी भी शरीर में हैं, ये अपने आप काम करती, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार। तो इनसे एक तंत्र बनता है और उसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये मिलकर क्या बनाती हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? यहां तक कोई परेशानी? अब इसमें दो बातें और हैं, उन दो बातों के लिए मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक अब देखो, जो अनैच्छिक हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो ऐच्छिक हैं ये मिलकर बनाती हैं एसएनएस। एसएनएस का मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसे क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है वीएनएस। वीएनएस यानी विसरल नर्वस सिस्टम। वीएनएस जो होता है आंतरिक अंगों के कार्य को, आंतरिक अंगों के कार्य को किससे जोड़ता है? भाई लीवर तुमसे पूछकर तो काम करेगा नहीं, करेगा क्या? किडनी तुमसे पूछकर काम करेगी क्या?
करेगी। पाचन तंत्र तुमसे पूछकर तो काम नहीं करेगा, तो इनकी क्रियाओं को भी किससे जोड़ना पड़ेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। और ये काम कौन करता है? वीएनएस यानी विसरल नर्वस सिस्टम। बना लीजिए। बनाइए इसको। तो भैया डायग्राम कब बनेगा? हैं?